Assalamu alaikum everyone. A very warm welcome to all of you once again on the platform of TBA Karachi. This is Saddam Hussain. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के हवाले से। करंट अफेयर्स को किस तरह से प्रिपेयर करना है, इसका सिलेबस क्या है, इसको डिवाइड किस तरह से करना है। करंट अफेयर्स को लेकर कुछ मिथ्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने अनलर्न भी करनी है। फ्लॉड स्ट्रेटजी क्या होती है कैंडिडेट्स की, और सोर्सेज क्या हैं करंट अफेयर्स के हवाले से, और कोई भी टॉपिक हो तो उसको हमने किस तरह से प्रिपेयर करना है। करंट अफेयर्स अभी से हम प्रिपेयर करना स्टार्ट करें या फिर लास्ट में प्रिपेयर करें, इन्हीं सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आपसे अगर आपके कोई सवाल हैं, इवन करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं या फिर करंट अफेयर्स के अलावा भी आपके जो भी सवाल हैं, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइए। ये लेक्चर जैसे ही एंड होता है तो फिर वो सारे सवाल जो भी आपके होंगे उनके मैं क्वेश्चंस के आंसर्स देना भी स्टार्ट कर दूंगा, और वन बाय वन सारे जो क्वेश्चंस होंगे आपके उनको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। आपके सवाल करंट अफेयर्स के हवाले से भी हो सकते हैं या फिर इसके अलावा कोई भी आपके और भी सवाल हो सकते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से हो, MPT के हवाले से हो, करंट अफेयर्स है या फिर कोई और आपका सब्जेक्ट है, तो कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। किसी टॉपिक के हवाले से स्पेसिफिक या फिर जनरल जो भी सवाल हैं आपके, वो आप पूछ सकते हैं। इस लेक्चर के एंड में मैं वो सारे जो सवाल होंगे आपके उनको आंसर करने की कोशिश करूँगा। पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के सिलेबस की। आप सबको पता है कि CSS में करंट अफेयर्स या फिर बाकी जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस रिवाइज हुआ था 2016 में। 2016 ऑनवर्ड्स वही सिलेबस है और हमने हर साल उसी सिलेबस की तैयारी करनी है। वही सोर्सेज हैं, वही बुक्स हैं और उन्हीं से तैयारी करके हमने अपना अटेम्प्ट देना होता है। रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई है वो अब हमारे पास जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट भी है। स्क्रीनिंग टेस्ट को भी अब इंक्लूड किया गया है। अदर देन स्क्रीनिंग टेस्ट बाकी सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल सिमिलर हैं। इसी तरह से करंट अफेयर्स का सिलेबस भी 2016 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो पहला जो चैलेंज कैंडिडेट्स फेस करते हैं करंट अफेयर्स के हवाले से वो ये होता है कि सर सिलेबस तो 2016 में इंट्रोड्यूस कराया गया था, अब हमने CSS 23 में अपीयर होना है। तो डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास आ चुके हैं जो कि गिवन सिलेबस में मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पे आर्मेनिया का जो इशू था वो सिलेबस का पार्ट नहीं था क्योंकि सिलेबस में गिवन नहीं है। इसी तरह से वेनेजुला का जो इशू है वो भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। रशिया यूक्रेन रिसेंट एक जो है क्राइसिस है वो भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इस तरह तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। इसी तरह से ईरान न्यूक्लियर डील है वो भी सिलेबस में नहीं है, उसके काफ़ी पार्ट्स मिसिंग हैं। इसी तरह से अफगानिस्तान इशू पोस्ट विथड्रॉल सिनेरियो वो भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिलेबस में गिवन नहीं है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं। तो फिर इनको हम किस तरह से तैयार करें और हमें ये पता कैसे चले कि हमारे पास इस तरह के कितने टॉपिक्स मौजूद हैं। तो आज हम यही सब कुछ डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस। आपके पास जो करंट अफेयर्स का सिलेबस है 100 मार्क्स का, ये आपके पास सब्जेक्ट है। डोमेस्टिक अफेयर्स जो हैं, पाकिस्तान से डोमेस्टिक अफेयर्स, इसके 20 मार्क्स हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स के 40 मार्क्स हैं और ग्लोबल इश्यूज़ के 40 मार्क्स हैं। 20, 40, 100 मार्क्स आपके ये बन गए। ये जो आपके पास डोमेस्टिक अफेयर्स हैं इसको डिवाइड किया गया है पॉलिटिकल में, इकोनॉमिक में और सोशल में। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कौन सा इशू फेस करते हैं? यहाँ पर जो पहला इशू कैंडिडेट्स फेस करते हैं वो ये इशू है कि कैंडिडेट्स को पता नहीं होता कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम सिर्फ हेडिंग दी हुई है, उन्हें पता नहीं कि अब पॉलिटिकल में कौन सी डायमेंशंस को कवर करना है। इसी तरह से इकोनॉमिक और सोशल सिर्फ ये कीवर्ड्स दी हुई हैं, उसमें कोई भी टॉपिक नहीं बताया हुआ कि हमने इकोनॉमिक में कौन से एस्पेक्ट्स को कवर करना है, सोशल में कौन से और पॉलिटिकल में कौन से एस्पेक्ट्स को कवर करना है हमने। अब यहाँ पर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। इस हवाले से आपने अपने टीचर से पूछना है कि डोमेस्टिक अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं वो इनलिस्ट करके आपको दे दें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। मिसाल के तौर पे डोमेस्टिक अफेयर्स में अगर हम पॉलिटिकल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक है पॉलिटिकल पोलराइजेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन, गवर्नेंस के इश्यूज़। ये आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं जो कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट में आते हैं। इस तरह से ज़्यादा आपने प्रिपेयर नहीं करने, आपने 5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपने प्रिपेयर करने हैं डोमेस्टिक के लिए। ऑल्सो आपने ये भी माइंड में रखना है कि इससे रिलेटेड आपके पास 20 मार्क्स का कोई सवाल नहीं आएगा कि एक इशू को लेकर आपसे 20 मार्क्स का सवाल पूछ लिया, 20 मार्क्स का जो है सवाल पूछ लिया। इस तरह से कर सकते हैं कि 3-4 एस्पेक्ट्स को मिलाकर आपके पास एक सवाल आ जाए जिसको हम डिस्कस भी करेंगे।
इसी तरह इकोनॉमिक में आपने पूरा टॉपिक प्रिपेयर करना है, इकोनॉमी क्या है, उसकी टाइप्स वगैरह क्या हैं, पाकिस्तान में ओवरऑल इकोनॉमिक क्राइसिस कब से स्टार्ट हुए हैं, क्यों स्टार्ट हुए, आईएमएफ की बात करें, यहाँ पर हम लोन्स की बात करें, पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज़ कौन से हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, कौन से तरीके हैं हमारे पास, पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी इकोनॉमिक में आ जाएंगी। सोशल में हमारे पास पॉवर्टी है, इसको हम डिस्कस कर सकते हैं, इलिटरेसी है, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आपके पास डोमेस्टिक अफेयर्स का एस्पेक्ट है। डोमेस्टिक में 20 मार्क्स हैं। इस तरह आपने 5-5, 4-4 टॉपिक्स जो है इनके बनाने हैं और उनको आपने प्रिपेयर करना है। ज़्यादा इन पे आपने टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं करना, आपको बेसिक आइडिया हो जाए जिस तरह करप्शन है, इकोनॉमी है, पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इस तरह के इश्यूज़ आपने आइडेंटिफाई करने हैं और उनको आपने प्रिपेयर कर लेना है। आपके पास स्टेटिस्टिक्स होना लाजमी है व्हेन इट कम्स टू डोमेस्टिक अफेयर्स, और इसमें ये इश्यूज़ हैं। इसी तरह से नेशनल एक्शन प्लान, ये भी सिलेबस का पार्ट ही है, इसको भी थोड़ा बहुत आप देख लें। एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, ये इश्यूज़ आपके डोमेस्टिक में आ जाएंगे। फिर इसका इंटरनेशनल एस्पेक्ट भी होगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड इज़ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब एक्सटर्नल में पाकिस्तान के रिलेशंस दूसरी कंट्रीज़ के साथ किस तरह हैं। मिसाल के तौर पे एक्सटर्नल में आपने प्रिपेयर करना है कि पाकिस्तान रिलेशंस विद इंडिया, पाकिस्तान के रिलेशंस विद मुस्लिम वर्ल्ड एंड पाकिस्तान रिलेशंस विद द यूएसए, यूरोपियन यूनियन के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस, ये भी हमने डिस्कस करना है। फिर पाकिस्तान एंड रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें सार्क है, आसियान है, एससीओ है, ये आपके एक्सटर्नल अफेयर्स में आ जाएगा। 40 मार्क्स आपके एक्सटर्नल अफेयर्स के होते हैं। अब आपने ये माइंड में रखना है कि आपके पास जो टॉपिक है, मिसाल के तौर पे एक्सटर्नल में आपके पास इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को डिस्कस करना है, लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपने अपने माइंड में रखनी है। वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है? वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो सब्जेक्ट है, ये करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट है। ये आपके पास जो पेपर हो रहा है वो करंट अफेयर्स का पेपर हो रहा है। कुछ ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जो कि पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स में ओवरलैप करते हैं। प्री पार्टीशन का 1-2 सवाल आपसे पूछ लिया, फिर स्टैटिक पार्ट से पूछ लिया, फिर करंट अफेयर्स के सवाल पूछ लेते हैं पाकिस्तान अफेयर्स में। उसकी हम बात नहीं कर रहे, हम बात करें करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के पेपर में जब आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो उस पेपर में आपने ये इंश्योर करना है कि आप जब भी रिलेशंस प्रिपेयर कर रहे हैं वो कंटेम्प्रेरी सिनारियो में आप प्रिपेयर करें। हिस्ट्री का आपको बेसिक आइडिया हो। ऐसा आपने नहीं करना कि आपने 5 से 10 पेजेस हिस्ट्री पे प्रिपेयर कर लिए हैं और 1 पेज आपने कंटेम्प्रेरी पे प्रिपेयर किया है। ये आपकी फ्लॉड स्ट्रेटजी होगी, ये आपकी फ्लॉड स्ट्रेटजी होगी। इसलिए आपने जो टॉपिक प्रिपेयर करना है वो करंट अफेयर्स को माइंड में रख के प्रिपेयर करना है और हमेशा आपने फ्यूचरिस्टिक होकर रहना है। जो भी आप टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें आपने माइंड में रखना है कि उसमें फ्यूचर का आउटलुक भी डिस्कस किया गया हो। मिसाल के तौर पे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज। वाटर क्राइसिस के इश्यूज हैं तो फ्यूचर में क्या होगा। 2025 तक ऐसी प्रेडिक्शंस भी हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक बहुत बड़ी वॉर हो सकती है और वो वॉर वाटर के ऊपर नहीं होगी, वो किसी और इशू को लेकर होगी, या फिर वो वॉर जो है वो कश्मीर इशू को लेकर होगी या फिर किसी और इशू को लेकर होगी। तो इस तरह से आपने फ्यूचर का भी देखना है। जब भी आप टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं फ्यूचर का आपको पता हो, और सॉल्यूशंस ये इंटीग्रल पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का। इंश्योर करना है आपने कि हर टॉपिक में आपके पास सॉल्यूशंस हों। सिमिलरली अगर हम हम पाकिस्तान और यूएसए की बात करें तो अगेन चैलेंजेस कौन से हैं, कन्वर्जेंसेस, डाइवर्जेंसेस कौन से हैं, प्रॉस्पेक्ट्स हमारे पास कौन से हैं, हम अपने रिलेशंस को डाइवर्सिफाई किस तरह से कर सकते हैं, अगेन इश्यूज कौन से आ रहे हैं, उनको ओवरकम कैसे करना है, और फ्यूचर क्या होगा। अब हम कौन से ब्लॉक में जा रहे हैं, हम वेस्ट के ब्लॉक में हैं, ईस्ट के ब्लॉक में हैं, हम एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्ट्रेटजिक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, या फिर हमने एक ब्लॉक को पिक कर लिया है, या फिर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस वक्त कौन से स्ट्रगल्स, चैलेंजेस फेस कर रही है। तो आपने इसी तरह हर टॉपिक को प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। तो ये बात होगी एक्सटर्नल अफेयर्स की। अब बात करते हैं ग्लोबल की। ये जो आपके पास है 40 मार्क्स दिए गए हैं आपके ग्लोबल को। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आपके सिलेबस का, दैट इज ग्लोबल इश्यूज। करंट अफेयर्स में एक आपके पास डोमेस्टिक है, देन देयर इज एक्सटर्नल टॉपिक है, देन ग्लोबल है। अब ये जो ग्लोबल एस्पेक्ट है इसको आपने डिवाइड करना है 2 कैटेगरीज में। एक पार्ट होगा आपका स्टैटिक का और एक आपका होगा बर्निंग इश्यूज का।
मतलब आपने सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना बल्कि 4 पार्ट्स में करना है। एक आपके पास होगा डोमेस्टिक अफेयर्स, सेकंड होगा एक्सटर्नल अफेयर्स, थर्ड विल बी ग्लोबल अफेयर्स, देन उसमें स्टैटिक एंड बर्निंग इश्यूज आपने ऐड करने हैं। दिस इज बर्निंग। एक आपके पास पार्ट होगा स्टैटिक और एक आपके पास पार्ट होगा बर्निंग इश्यूज। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो करंट अफेयर्स का है दैट इज योर ग्लोबल अफेयर्स, ग्लोबल इश्यूज, ग्लोबल प्रॉब्लम्स। तो इसके ऊपर आपने सबसे ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करना है, इस पे इन्वेस्ट करना है। ग्लोबल इश्यूज को आपने स्टैटिक और बर्निंग में डिवाइड करना है। अब स्टैटिक और बर्निंग में आपने ये डिवाइड तो कर लिया, लेकिन अब हम टॉपिक्स को स्टैटिक में किस तरह से ऐड करेंगे, बर्निंग में किस तरह से ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ, कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। बाकी इस पर आपने और ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि यहाँ पर हम इस लेक्चर में सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अब हम स्टैटिक की बात करते हैं। तो स्टैटिक में आपने वाटर क्राइसिस ऐड कर दिया, इसमें आपने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन्स का जिक्र कर लिया, इसमें आपने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ये पॉइंट आपने इसमें ऐड कर दिया। इस तरह से आपने कुछ टॉपिक्स स्टैटिक में ऐड करने हैं, मतलब कि वो टॉपिक्स आपने स्टैटिक में ऐड करने हैं जिसमें ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ें ना हो, बिल्कुल चेंज टॉपिक ना हो जाए, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स ना हो रही हों। ऐसा टॉपिक जिसमें ज़्यादा डेवलपमेंट्स नहीं हो रही हैं तो उनको आप स्टैटिक में ऐड करेंगे। जैसे न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन्स है तो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं होगी कि आपको ओवरऑल वो टॉपिक कंप्लीटली प्रिपेयर करना पड़े अलग से, तो इसलिए आपने इसको स्टैटिक में ऐड करना है। अब बात करते हैं बर्निंग इश्यूज़ की। बर्निंग इश्यूज़ में आपने वो टॉपिक से ऐड करने हैं जो कि चेंज हो रहे हैं, जिनके ऊपर हर दिन कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है, तो वो आपने बर्निंग में ऐड करने हैं। तकरीबन 12 से 15, अगर आपने 12 से 15 मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ, 12 से 15 अगर आपने बर्निंग टॉपिक्स अपने प्रिपेयर कर लिए हैं तो ये करंट अफेयर्स का पेपर आपका इजीली जो है प्रिपेयर हो जाएगा और इसमें आप 70+ स्कोर कर पाएंगे। आपका जो करंट अफेयर्स का पेपर बनता है, आप अभी भी किसी भी साल के पेपर को उठा के चेक कर लें, आपका जो करंट अफेयर्स का पेपर बनता है वो सबसे ज़्यादा वेटेज आपका होता है इस पोर्शन में से, दैट इज़ योर बर्निंग इश्यूज़। और ये तकरीबन जो 2016 का सिलेबस इंट्रोड्यूस कराया है उसमें ये मिसिंग है, क्योंकि सिलेबस बहुत साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ है, करंट अफेयर्स इवॉल्व होता जाता है, रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, अलग अलग टॉपिक्स हमारे पास आ रहे होते हैं और उनको हमने प्रिपेयर करना होता है। तो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाएंगे आपसे करंट अफेयर्स में वो इस पोर्शन में से पूछे जाते हैं, दैट इज़ बर्निंग इश्यूज़। 70 to 80% आपका पेपर बनता है वो इस पोर्शन में से बनता है, ना वो डोमेस्टिक, ना एक्सटर्नल, ना फिर ग्लोबल में स्टैटिक से बनता है, वो आपका बर्निंग जो टॉपिक्स हैं, बर्निंग पोर्शन है उसमें से आपका बनता है। और इसलिए आपने सबसे ज़्यादा फोकस भी इसी के ऊपर करना है। लेकिन हम करते क्या हैं, हम ये करते हैं कि हम डोमेस्टिक, एक्सटर्नल, ग्लोबल में स्टैटिक के ऊपर तो फोकस करते हैं, लेकिन इसके ऊपर इतना हम फोकस नहीं करते। ये कैंडिडेट्स की दूसरी एक फ्लॉड स्ट्रेटजी होती है जब वो करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपने फोकस करना है बर्निंग इश्यूज़ में सबसे ज़्यादा। अब बर्निंग इश्यूज़ में मैं आपको कुछ टॉपिक्स भी बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे अफगान इशू इज़ अ बर्निंग इशू। यूएस विथड्रॉल के बाद या फिर तालिबान टेक ओवर के बाद अब फ्यूचर क्या होगा, अब चैलेंजेस कौन से हैं, अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए कौन से चैलेंजेस हैं, अब इंडिया का रोल क्या है, यूएसए का रोल क्या है यहाँ पर रीजन में, चाइना किस तरह से अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है या फिर इंक्रीज कर रहा है, रशिया के क्या इंटरेस्ट हैं, अब यहाँ पर सीपेक को किस तरह से हम अफगानिस्तान के साथ ऐड कर सकते हैं, लिंक करके स्टडी कर सकते हैं, बीआरआई का क्या रोल होगा यहाँ पर, डोमेस्टिक डायनामिक्स को हम अफगानिस्तान की देखें, तो ये सारा आपका जो टॉपिक आ जाएगा वो एक ही टॉपिक में आ जाएगा, दैट इज अफगानिस्तान इशू या फिर अफगान क्राइसिस, जो कि पोस्ट विथड्रॉल में आप पढ़ेंगे। पोस्ट विथड्रॉल में यूएसए के विथड्रॉल के बाद की बात कर रहा हूं मैं। पहले तो आपने पढ़ा हुआ होगा यूएसए की जब इन्वॉल्वमेंट थी 2001 वॉर ऑन टेरर, 9/11, उसके बाद तालिबान टेक ओवर, फिर जो है अगेन जो है 2008 फिर पाकिस्तान और यूएस रिलेशंस, ये सारी चीज़ें आपने पहले प्रिपेयर की हुई हैं। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ दैट इज़ पोस्ट विथड्रॉल सिनेरियो, मतलब कि यूएसए ने जब अफगानिस्तान से हैस्टी पुल आउट किया था उसके बाद अब डायनामिक्स क्या हैं, अब सिनेरियो क्या है, तो ये आपका आ जाएगा एक टॉपिक बर्निंग इश्यूज़ में। इसी तरह से ईरान न्यूक्लियर डील,
इस पे भी आए दिन आर्टिकल्स आते रहते हैं। ये भी आपके पास एक बर्निंग टॉपिक है, हालांकि ये काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड आपके पास अभी भी सवाल आ सकते हैं, तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना। ये भी आपके पास बर्निंग में होना चाहिए टॉपिक। देन कोऑपरेशन एंड कंपटीशन इन इंडो पैसिफिक रीजन, ये एक एवरग्रीन टॉपिक है। हर साल इसमें से सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस हो, चाहे वो ओवरऑल हम बात करें अगर ऐसे राइटिंग की, तो उसमें भी कहीं ना कहीं पे इंडो पैसिफिक या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात हो रही होती है। तो इसलिए आपके पास इंडो पैसिफिक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडो पैसिफिक रीजन जिसमें कोऑपरेशन एंड कंपटीशन, ये टॉपिक आपने प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। ये भी आपका आ जाएगा बर्निंग इश्यूज में। अब इसमें कोऑपरेशन एंड कंपटीशन ये आपने सही से प्रिपेयर करने हैं। कोऑपरेशन में वो सारी चीज़ें आपने बतानी है जहाँ पे कंट्रीज आर कोऑपरेटिंग, जहाँ पे कोऑपरेशन है, कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन है, तो कोऑपरेशन है, तो वो आपने प्रिपेयर करना है। फिर कंपटीशन किस तरह से हो रहा है, यहाँ पर इंडिया की बात होगी, यहाँ पे चाइना की बात होगी, यहाँ पे यूएसए की बात होगी, रशिया की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी। यहाँ पे हम आसियान कंट्रीज़ की आसियान कंट्रीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे, उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे। ऑकस आपका यहीं पर ही आएगा। तो अगेन ऑकस भी एक आपका बर्निंग है, जो कि इंडो पैसिफिक में ही आप उसको सब टॉपिक्स में प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर अलग से भी आप ऑकस को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये भी आपका एक टॉपिक आ जाएगा जो कि बर्निंग इश्यूज में आएगा आपके पास। सो आर यू गेटिंग मी कि मैं आपको क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स में डोमेस्टिक, एक्सटर्नल, ग्लोबल, ये तो आपके पास सिलेबस में डिवाइडेड किया हुआ है और दिया हुआ है। तो आपने जो ग्लोबल डायमेंशन है उसको डिवाइड करना है स्टैटिक में, एस फॉर स्टैटिक, और बर्निंग में। स्टैटिक में वो टॉपिक्स आपने ऐड करने हैं जिसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं है कि कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट हो जाए, इसलिए आपने उसको स्टैटिक में रखना है। जैसे वाटर क्राइसिस है, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइंस हैं, फिर आपके पास नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, WTO है, ये आपने स्टैटिक में रख दिया। बर्निंग इश्यूज में अफगानिस्तान इशू है, ईरान न्यूक्लियर डील है, इंडो पैसिफिक रीजन है, ऑकस है, फिर आपके पास रशिया यूक्रेन इशू है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस हैं। ये आपके पास आ जाते हैं टॉपिक्स बर्निंग के अंदर। तो इस तरह आपने 10, 12, 15 टॉपिक्स जितने आप बना सकते हैं वो आपने बनाने हैं, इनको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि डोमेस्टिक अफेयर में ए सच कोई चेंज नहीं आता, तो ये आपने वंस प्रिपेयर कर लिया तो ये प्रिपेयर हो गया आपका। फिर उसी को आपने रिवाइज करना है, उसी को पढ़ना है, ताकि वो आपकी एनालिसिस में चीज़ें बिल्ड हो जाएं, आपके पास वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो जाएं प्रॉपरली। फिर भी सेफ साइड पे रहने के लिए आप डोमेस्टिक अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, जब ये टॉपिक पूरा प्रिपेयर कर रहे हो, इन सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपने जैसे मिसाल के तौर पे आपने पॉलिटिकल पोलराइजेशन प्रिपेयर कर लिया टॉपिक अपना, तो जब आपने वो टॉपिक पूरा प्रिपेयर कर लिया है, उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात कर दी, जितने भी डायमेंशंस आपने कवर किए हैं, तो उसके बाद एक पेज आप वहाँ पर छोड़ दें या फिर आधा पेज वहाँ पर छोड़ दें, ताकि इन केस आगे कोई पॉइंट हो जो आप ऐड करना चाहें तो वो आप वहाँ पर ऐड कर सकें। इसी तरह आपने एक्सटर्नल में भी करना है, ग्लोबल में भी करना है। लेकिन जब बात कर रहे हैं हम बर्निंग इश्यूज़ की, तो यहाँ पर आपने 1 से 2 पेजेस कम से कम वहाँ पर छोड़ने हैं। आई वुड से कि 2 पेजेस आप एम्प्टी छोड़ दें। मिसाल के तौर पे आपने टॉपिक प्रिपेयर कर लिया है ऑकस। अब आपने ऑकस जब टॉपिक प्रिपेयर कर लिया है, तो उसके बाद आप 2 पेजेस छोड़ के एक और टॉपिक दूसरा प्रिपेयर करें, ताकि यहाँ पर अगर कोई डेवलपमेंट हो, कोई रिएक्शन आए, या फिर कोई अल्टरनेटिव्स हमारे पास आ जाएं, या फिर यहाँ पर कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, तो आप यहाँ पर आप उसको ऐड कर सकें, उसके कुछ पॉइंट्स को आप मेंशन कर सकें। इस तरह से आपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है। आई होप यहाँ तक आपकी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं कुछ मिथ्स की, कुछ फ्लॉड स्ट्रेटजीज़ की, कुछ सोर्सेज की। पहली गलती जो कैंडिडेट्स करते हैं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, तकरीबन 90-95% कैंडिडेट्स जिनसे भी मैंने सुना है, जब भी वो एकेडमी आते हैं, जब भी इंटरेक्शन होता है, तो वो कहते हैं सर करंट अफेयर्स को तो हमने लास्ट में प्रिपेयर करना है, करंट अफेयर्स तो लास्ट में प्रिपेयर होगा, सर करंट अफेयर्स तो अभी हमने नहीं पढ़ना, सर करंट अफेयर्स में जो लास्ट में टॉपिक्स आते हैं उनको हमने कवर करना होता है। मतलब कि उनके पास जो सबसे ज़्यादा सुनने में लफ्ज़ आता है, जो वर्ड आता है, रिपीट करते हैं, वो है लास्ट। करंट अफेयर्स लास्ट में प्रिपेयर होगा। ये गलती आपने नहीं करनी। ये आपने इंश्योर करना है कि करंट अफेयर्स आपका लास्ट में प्रिपेयर नहीं होता। ये सब्जेक्ट आपका कभी भी लास्ट में प्रिपेयर नहीं होगा, ये स्टार्टिंग से आपका सब्जेक्ट जो है प्रिपेयर होना स्टार्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टैटिक पार्ट है आपका,
ये भी आपका स्टैटिक पार्ट है। ग्लोबल में भी आपने ये स्टैटिक पार्ट के कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए हैं, मतलब कि ये तकरीबन आपके पास ये पूरा पोर्शन आ गया, ये स्टैटिक है, ये चेंज नहीं होगा आपके पास। ये तो पूरा पार्ट आपके पास तकरीबन स्टैटिक है, तो ये तो आपने फिर पहले प्रिपेयर करना है ना। आप लास्ट में तभी प्रिपेयर करेंगे जब यहाँ पर कोई डेवलपमेंट्स हो रही हों। यहाँ पर ए सच कोई मेजर डेवलपमेंट्स नहीं आती हैं। इसी तरह आपने सिलेबस को डिवाइड करना है कि जो डेवलपमेंट्स नहीं हो रही हैं उनको आप पहले प्रिपेयर करेंगे। फिर आपके पास बर्निंग इशू आ गया। अब ये टॉपिक सारे आपने प्रिपेयर कर लेने हैं और उसके बाद आपने 2 पेजेस हर टॉपिक के लिए छोड़ देने हैं, ताकि इन दी एंड कोई डेवलपमेंट हो तो आप इसको यहाँ पर अपग्रेड कर सकें, आप उसके पॉइंट्स को एनलिस्ट कर सकें। अब ये अपग्रेड करने में आपको कितना टाइम लगेगा किसी भी टॉपिक को? जब आपका प्रॉपर टॉपिक प्रिपेयर्ड होगा तो आप किसी भी टॉपिक को अपग्रेड कितने टाइम में कर लोगे? 5 मिनट में, 2 मिनट में, सिर्फ उसके पॉइंट 1-2 लिख देने हैं तो आपका वो टॉपिक अपडेट हो गया। लेकिन कैंडिडेट क्या करता है, ये इसको लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। जब लास्ट के लिए हम छोड़ देते हैं तो इस सब्जेक्ट में हमारी तैयारी भी अच्छी नहीं हो पाती और इसका इम्पैक्ट दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी हो जाता है। एज अ रिजल्ट हम स्कोर करंट अफेयर्स में बहुत कम करते हैं। अदरवाइज ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 70+, 75+, 80 तक भी स्कोर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आपकी स्ट्रेटजी फ्लॉड नहीं हो। इसलिए अब जो ये वीडियो, ये मेरी जो बात सुन रहे हैं कैंडिडेट्स और उनके जो फ्रेंड्स हैं या फिर उनके सर्कल में जो हैं, उन सबको आप ये बात कन्वे करें कि करंट अफेयर्स लास्ट में कभी भी प्रिपेयर नहीं किया जाता। अगर जो मैंने आपको बताया है कि इस तरह से इसको प्रिपेयर करना है तो आपका 80% स्टैटिक में आ जाएगा, बाकी रिमेनिंग 20% जो है वो बर्निंग में है। उसके 8-10 टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करने हैं। प्रिपेयर करने के बाद फिर आपने क्या करना है, प्रिपेयर करने के बाद फिर आपने क्या करना है, प्रिपेयर करने के बाद आपने उनके पास 2-2 जो है पॉइंट्स वगैरह छोड़ देने हैं, ताकि 2-2 पेजेस आपने एम्प्टी छोड़ देने हैं, ताकि इन केस कोई सवाल हो, आपका कोई पॉइंट हो, कुछ भी हो, तो आप उसको फिर रिवाइज कर सकें, उसको आप अपडेट कर सकें। लेकिन करंट अफेयर्स आपने स्टार्टिंग में प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है। तो ये बात होगी कि करंट अफेयर्स कभी भी लास्ट में प्रिपेयर नहीं होता। दूसरी गलती कैंडिडेट्स करते हैं, करंट अफेयर्स के लिए किताब ढूंढ रहे होते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए कोई भी किताब मौजूद नहीं है, तो इसलिए आपने भी किताब कोई भी नहीं ढूंढनी, किताब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने टॉपिक बनाया और टॉपिक आपके पास आ गया, उसके बाद आप इंटरनेट पर जाएं। सोर्सेज कौन से होने चाहिए, यही हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप एफपीएससी की रिपोर्ट्स को देखें, जैसे आपके पेपर्स हो जाते हैं तो उसके बाद हर साल उस पेपर के हवाले से, उन पेपर्स के हवाले से एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है दी जाती है, जिसमें चेकर्स बता रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स ने इस बार कौन सी गलतियां की हैं या फिर उनके राइटअप्स में कौन सी वीकनेसेस हैं, कौन से लूप होल्स हैं। ऐसे के बारे में भी बताया जाता है, प्रेसिन कंपोजिशन का भी बताया जाता है, इस्लामिक स्टडीज़ का, आईआर का बताया जाता है, करंट अफेयर्स का भी बताया जाता है, पाकिस्तान अफेयर्स का भी बताया जाता है। तो करंट अफेयर्स में जनरली जो एग्जामिनर शिकायत कर रहे होते हैं या फिर जो पॉइंट्स वो मेंशन कर रहे होते हैं, एक ये होता है कि ग्रामर तो सबकी वीक है। ये तो बात तय है, हर पेपर में यही लिखा होता है कि कैंडिडेट्स जो लिख रहे हैं वो अपनी बात प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। एक ये बात हो गई, इस पे हम बात नहीं करते क्योंकि ये करंट अफेयर्स के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी गलती जो कैंडिडेट्स करते हैं, वो एग्जामिनर ये कहता है कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल लिखा हुआ होता है। ऐसा लग रहा होता है कि क्रैम्ड मटेरियल लिखा हुआ है, याद करके चीज़ें प्रोड्यूस की गई हैं। अब एग्जामिनर के पास 35-40 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, तो उन्हें पता चल जाता है कि कौन से कैंडिडेट ने वहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके पॉइंट्स लिखे हैं, कौन से कैंडिडेट ने कोई रटी हुई चीज़ लिखी है वहाँ पे, तो उन्हें पता चल जाता है। हम उनको जो है बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब एग्जामिनर ने इसके लिए सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं कि अब आपने करंट अफेयर्स में अगर स्कोर करना है तो फिर आप क्या करें। उसके लिए एग्जामिनर ने पहली बात रिपोर्ट में ये मेंशन की हुई है कि आप रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ें, उनको कोट करें, आप इंटरनेशनल मैगजीन्स को कोट करें। जब आपके पास ऑलरेडी रिसर्च आर्टिकल्स, इंटरनेशनल मैगजीन्स की बात की हुई है तो सिंपली आप उनको फॉलो करें, उनके पॉइंट्स को नोट करें और उन्हीं से नोट्स बनाएं अपने, और उन्हीं को फिर आप कोट करें। इंटरनेशनल में जैसे फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन अफेयर्स है, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, बहुत सारी ऐसी मैगजीन्स और वेबसाइट्स मौजूद हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। रिसर्च आर्टिकल्स को आप सर्च कर सकते हैं, सिंपली आप गूगल पे जो है आप रिसर्च आर्टिकल्स के वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पर आप कोई भी टॉपिक अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो इंडो पैसिफिक हो, चाहे वो ऑकस हो,
रशिया यूक्रेन क्राइसिस हों, या फिर ईरान न्यूक्लियर डील है, या फिर अफगानिस्तान क्राइसिस हैं, इश्यूज़ हैं, तो उनसे रिलेटेड आप एक आधा कोई रिसर्च आर्टिकल प्रिपेयर करें और एक दो आर्टिकल्स आप इंटरनेशनल मैगजीन से पढ़ें, तो आपका बर्निंग टॉपिक कवर हो गया। इससे आपकी ग्रामर के इश्यूज़ भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे और एट द सेम टाइम सब स्टैंडर्ड और जो एग्जामिनर की शिकायत है वो भी दूर हो जाएगी और आप बहुत अच्छा स्कोर करंट अफेयर्स में कर पाएंगे। अब आपके जो सवाल हैं आप पूछ सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप उनको टाइप करते जाइए ताकि मैं 1 बाय 1 इन सवालों को एड्रेस कर सकूं। मिथ्स के हवाले से हमने डिस्कस कर लिया, फ्लॉड स्ट्रेटेजी कौन सी होती है कैंडिडेट्स की ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, सोर्सेज कौन से हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया और सिलेबस क्या है ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आते हैं टॉपिक्स पे, जो भी आपके सवाल हो वो आप पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम टॉपिक पे। कोई भी आपके पास टॉपिक हो तो उस टॉपिक को प्रिपेयर आपने किस तरह से करना है। सिंपली आपने कोई भी एक टॉपिक पिक करना है, उस टॉपिक के हर एस्पेक्ट को, हर डायमेंशन को आपने प्रॉपरली कवर करना है। मिसाल के तौर पे इंडो पैसिफिक रीजन की हम बात करते हैं। अब इंडो पैसिफिक जो रीजन है इसके मल्टीपल डायमेंशन हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं इसके, लेकिन आपने सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना है। मिसाल के तौर पे इंडो पैसिफिक रीजन नाम कब पड़ा, बैकग्राउंड क्या था इसका, एक आपके पास आ गया ये बैकग्राउंड के बाद इंडो पैसिफिक में कौन कौन सी बड़ी पावर्स इन्वॉल्व हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिग पावर्स, ये आपने टॉपिक जो है बना लिया। अब इसको आपने प्रिपेयर कर लिया, जिसमें आप चाइना का जिक्र करेंगे, जिसमें आप इंडिया का जिक्र करेंगे, जिसमें पाकिस्तान भी आपका आएगा, यूएसए ऑब्वियसली, यूएसए तो सबसे पहले आएगा, देन आपके पास रशिया है, उसकी इन्वॉल्वमेंट, आसियान कंट्रीज़, ये सब कुछ आप इंडो पैसिफिक में कंट्रीज़ को देख रहे होंगे। बिग पावर्स को आप इनलिस्ट करेंगे, उसके अलावा बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनको भी आप इनलिस्ट करेंगे और उनका रोल क्या है ये आपने प्रिपेयर कर लेना है। जैसे इंडो पैसिफिक रीजन में पाकिस्तान का क्या रोल है, पाकिस्तान किसकी साइड है, किसकी तरफ है, ये आपने एक सब टॉपिक में प्रिपेयर कर लिया। ये डायमेंशंस हो गई। उसके बाद आपने ये देखना है कि अब इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना अपनी इन्फ्लुएंस किस तरह से इंक्रीज कर रहा है, हाउ चाइना इज ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस इन इंडो पैसिफिक। इसी तरह से यूएसए अपना इन्फ्लुएंस किस तरह से इंक्रीज कर रहा है। फिर जो यूएसए अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, चाइना उसको काउंटर किस तरह से कर रहा है। काउंटर करने के लिए चाइना के पास कौन सी स्ट्रेटजीज मौजूद हैं, कौन से मैकेनिज्म्स मौजूद हैं, यहाँ पर बीआरआई का क्या रोल है। यहाँ पे आप बैंक्स का भी जिक्र कर सकते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जिक्र कर सकते हैं, यहाँ पे मिलिट्री इंगेजमेंट्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, क्वाड ग्रुप, ये सारे ऑकस, ये सब कुछ आप इंडो पैसिफिक में डिस्कस करेंगे। फ्यूचर का भी आप यहाँ पर एक टॉपिक बना सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। देन अल्टीमेटली आपने सॉल्यूशंस देखना है कि अब इनके रिलेशंस को, जो टेंशंस क्रिएट हो रही हैं उनको डिफ्यूज कैसे करना है। थ्यूसरिडीज ट्रैप, ये भी आपके पास इंडो पैसिफिक में आ जाएगा कि चाइना और यूएसए के बीच में थ्यूसरिडीज ट्रैप जो है उसको हम अवॉइड किस तरह से करें, ये भी आपके पास इंडो पैसिफिक में एक टॉपिक आ जाएगा। तो आपने इस तरह से कोई भी टॉपिक आपके पास आए तो आपने उसको 360 इसी तरह से कवर करना है। वंस आपने इसको इस तरह से कवर कर लिया तो फिर आपके पास कोई भी एस्पेक्ट में सवाल आए आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अब जो आपके सवाल हैं आप पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर आज के सेशन को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। कंवल कह रही हैं कि बर्निंग इश्यूज़ की लिस्ट दे दें। देखिए लिस्ट इसकी तो मैं आपको बनाकर नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत खुद से भी अपनी तैयारी करनी है। अगर आपको ये लिस्ट इजीली मिल जाएगी तो फिर आप जो रिसर्च करें, जो मेहनत करें, वो ओवरशैडो हो जाएगा। तो थोड़ी रिसर्च करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ लिस्ट हमारे पास प्रॉपर बनी हुई है, वी कैन शेयर दैट, यहाँ पर सारी चीज़ें बता भी सकते हैं, लेकिन हम ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एज अ कैंडिडेट अपनी तैयारी किस तरह से करें ताकि कोई भी इशू हो तो आप उसको खुद ही टैकल कर पाएँ, आप सेल्फ सफिशेंट बन जाएँ। अब लिस्ट में मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान इशू है, ईरान न्यूक्लियर डील है आपके पास, इसी तरह से इंडो पैसिफिक रीजन है, ऑकस है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस हैं, ये कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं।
फर्दर आप और टॉपिक्स को रिसर्च करके बना सकते हैं। और आपने ये देखना है कि कौन सा टॉपिक है जो कि इस वक्त हॉट टॉपिक है, जो कि न्यूज़ में है, हर मैगजीन में, हर रिसर्च आर्टिकल में वो टॉपिक डिस्कस हो रहा है। फिर आपने ये भी देखना है कि पाकिस्तान का ताल्लुक उस टॉपिक के साथ है या नहीं है। अगर पाकिस्तान का ताल्लुक है, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो वो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चंस? चलिए जी, आज के लिए फिर इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। थैंक यू एवरीवन।